नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 11 नवंबर 2024 की शिफ्ट यहाँ पर क्या है सेकंड, सॉरी शिफ्ट फर्स्ट के क्या है गणित के सभी 30 प्रश्न करेंगे। इनमें आपको क्या है शिक्षा शास्त्र भी रहेगा और गणित के जो कैलकुलेशन वाले प्रश्न रहेंगे वो भी इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है गुणनफल 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा इस प्रकार डॉट 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 89 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक निकालना है। अब यहाँ पर आप देखो 81 82 83 84, तो यहाँ पर क्या है इस कहने का मतलब ये है कि जैसे 84 आएगा 85 आएगा, तो यहाँ पर क्या है इकाई अंक जब आए तो 5 का बड़ा रोल होता है। 85 आएगा, अब 85 में इकाई का अंक 5 है, अब 5 का गुणा चाहे तो आप 4 से कर लेना, 5 गुणा चाहे आप 82 से कर लेना, मतलब कितनी से किसी भी सम संख्या से 5 गुणा करेंगे जीरो बन जाएगा। और फिर जीरो का गुणा करेंगे तो क्या है जीरो का गुणा कितने भी बार करो आना जीरो ही है, मतलब एक बार यदि जीरो आ रहा है तो पूरा का पूरा इकाई अंक जीरो ही आएगा। यानी इसमें यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा जीरो आएगा। आप तो सीधा सा ध्यान रखना कि जब भी लगातार संख्याओं का गुणा आए और बीच में यदि कोई ऐसी संख्या आ रही है जिसका इकाई अंक क्या है 5 है, और साथ में क्या एक भी यदि सम संख्या है, ठीक है आगे पीछे क्या है जितनी संख्या दे रखी है उनमें एक भी सम संख्या है इकाई 5 के साथ में, तो इसका मतलब ये है कि उसका निश्चित रूप से आंसर जीरो ही आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा जीरो बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है जी, हमको प्रश्न दिया है 360 का 45% माइनस रूट 1024। ठीक है यहाँ पर क्या आएगा, तो 360 का मतलब गुणा लगा दूं और 45% यानी बटे में 100, जब भी परसेंट आए तो बटे में उसके 100 लिख दिया करें। ठीक है, माइनस कितने यहाँ पर 1024, तो यहाँ पर क्या है माइनस 1024, तो 1024 का हम वर्गमूल ले लेते हैं यहाँ, और 1024 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व आप कर दो पहले, तो देखें यहाँ पर जीरो से जीरो कट जाएगी यहाँ पर, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 से 45 को काटेंगे तो 5 नौ 45, फिर 2 से काटना, 2 से काटेंगे कितने आएंगे 18। तो अब आपके पास कितने बने यहाँ पर 18 गुणा 9 माइनस 32, मतलब 18 नब्बे 162, और माइनस कितने यहाँ पर 32। तो 162 में से 32 आप माइनस कर दो, और 162 में से 32 माइनस करते हैं तो 031 मतलब 130, यानी ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहली n सम संख्याओं का युग दर्शाता है। तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का जो युग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर n+1। यदि यहाँ पर क्या है सम की जगह यदि विषम बोला होता, ठीक है यहाँ पर यदि सम की जगह पर विषम बोला होता कि विषम क्रमागत संख्याओं का युग, तो विषम क्रमागत संख्याओं का जो युग होता है वो क्या होता है n स्क्वायर होता है। सम का जो युग होता है वो क्या होता है n+1 होता है, और विषम का जो युग होता है n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी क्या है ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति की आयु उसके 3 पुत्रों की कुल आयु की 4 गुना है। ठीक है, व्यक्ति की आयु 3 पुत्रों की आयु की 4 गुना है। फिर बोल रहा है 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके 3 पुत्रों की कुल आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद उन तीनों की टोटल का डबल हो जाएगी उस व्यक्ति की आयु। यदि 3 पुत्रों की वर्तमान कुल आयु x वर्ष है तो व्यक्ति की आयु क्या है जी हमको पता करना है। तो यहाँ पर क्या है जैसे तीनों पुत्रों की आयु रख लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से आप बना लिया करें जब भी आयु संबंधित आए, और यहाँ पर उस व्यक्ति की आयु की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब उसने बोल रखा है कि तीनों पुत्रों की वर्तमान कुल आयु क्या है एक्स है, तो उसने दे ही रखा है तो आपको मानने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स है। अब उसने बोला है कि व्यक्ति की आयु उसके 3 पुत्रों की कुल आयु की 4 गुना है, मतलब व्यक्ति की आयु कितनी है पुत्रों की कुल आयु का 4 गुना, मतलब पुत्रों की आयु एक्स वर्ष है तो उस व्यक्ति की आयु 4 गुना मतलब 4x है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है 8 वर्ष बाद, ये तो कब की बोल रहा है, ये तो वर्तमान की बात हो गई।
ठीक है मतलब जो वर्तमान आयु बता रहे हैं। फिर बोल रहा है कब, 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद तीनों पुत्रों की देखेंगे तो तीनों पुत्रों की 8 8 वर्ष बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि तीनों पुत्रों की टोटल आयु यहाँ पर 24 वर्ष बढ़ जाएगी। तो तीनों की टोटल आयु x + 24 हो जाएगी 8 वर्ष बाद। जैसे पहला पुत्र ए है तो ए की भी क्या कितनी बढ़ जाएगी, 8 वर्ष बढ़ जाएगी। दूसरा पुत्र जैसे बी है तो बी की भी 8 वर्ष बढ़ जाएगी। और तीसरा पुत्र यहाँ पर सी है तो सी की भी 8 वर्ष बढ़ जाएगी। तो तीनों की टोटल तो यहाँ पर 24 वर्ष बढ़ेगी। तो 8 वर्ष बाद देखेंगे तो 8 8 वर्ष बढ़ेंगे। अब इसी प्रकार व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, 4x है। और 8 वर्ष बाद तो 8 और जुड़ जाएगी, क्योंकि ये तो सिंगल ही है, इसमें 8 और जुड़ जाएगी। ठीक है, तो व्यक्ति की आयु 4x + 8 हो जाएगी। अब इसमें संबंध क्या दिया है वो देखें आप। उसने दिया है कि 8 वर्ष बाद उसके 3 पुत्रों की कुल आयु, उसकी कुल आयु की दोगुनी होगी। तो पुत्रों की आयु की दोगुनी हो जाएगी किसकी, व्यक्ति की आयु। तो पुत्र कितनी है, x + 24 है, तो x + 24 का दोगुना करेंगे तो उस व्यक्ति की आयु मतलब 4x + में 8 आ जाएगी। ठीक है, करें सॉल्व। तो 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में 24 दूनी 48 बराबर कितने यहाँ पर 4x और प्लस में 8। ठीक है, अब देखो इस 2x को इधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x में से 2x कम करेंगे तो इधर 2x आ जाएगा। और इधर जो 8 है इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे, क्योंकि x वालों को एक साइड कर लेते हैं और बिना x वालों को एक साइड कर लेते हैं। 8 इधर आएंगे तो प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 48 में से 4 कम करेंगे तो 8 कम करेंगे तो 40 हो जाएंगे। तो 2x बराबर 40 है, मतलब x बराबर, तो x बराबर है यहाँ पर 40 और बटे में 2। ठीक है, यानी कितना, 20। तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब x का मान 20 आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु अपना क्या मानी थी, 4x मानी थी। इसलिए व्यक्ति की जो आयु जो बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पर 4 और x, तो x का मतलब 20, तो 20 चौको 80। तो उस व्यक्ति की जो आयु बनेगी, वर्तमान आयु, वो 80 वर्ष बनेगी। मतलब ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4, c अनुपात d बराबर 5:6 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखो जैसे a अनुपात b है, यहाँ से कर लें, a अनुपात b का जो मान है वो कितना है, 1:2 है। और b अनुपात c का जो मान है वो यहाँ पर कितना है, 3:4 है। तो पहले आप इनको देखें, इनको यदि आप देखें तो इन दोनों में बी कॉमन है। ठीक है, जब इस प्रकार का जब आए तो जो कॉमन है उसी का क्रॉस गुणा कर लो। जैसे इसमें बी है तो बी का मान इधर 3 है, तो 3 का गुणा इन दोनों में कर दो आप। ठीक है, मतलब 3 दूनी 6 और 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, और 2 का गुणा इसमें कर दो, जो कॉमन होता है उसी करते हैं। 2 का गुणा इधर करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 चौको 8। ठीक है, यानी इसका मतलब ये निकला कि ए, बी और सी, इन तीनों का अनुपात तो आप निकल गया। जैसे ए का मान 3 हो गया, बी का मान देखो दोनों तरफ 6 आ गया, तो उसका मतलब बी का मान 6 हो गया, और सी का मान कितना है, 8 है। अब तीसरा अनुपात यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सी अनुपात डी। ठीक है, सी अनुपात डी कितना दिया है यहाँ पर, 5:6। अब यहाँ पर भी देखो वही समस्या है, इन दोनों में क्या है, सी कॉमन है। ठीक है, सी कॉमन है और सी का मान अलग अलग है, तो सी के मान का क्रॉस गुणा कर दो, मतलब 5 का गुणा इस पूरे अनुपात में कर दो। ठीक है, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15, और 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30, और 5 गुणा 8 में करेंगे तो 5 8 40। ठीक है, और 8 का गुणा इन दोनों में कर दो, तो क्या बनेगा, यहाँ पर 8 का करेंगे तो 8 5 40 और 8 6 48। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सी और डी का मिल गया और जो ए बी सी का, तो सी का दोनों में देखो बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया, तो देखें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ए का मान 15, बी का मान 30, सी का मान देखो दोनों तरफ से 40 आ गया, और डी का मान कितना, 48। ठीक है, तो 15 30 40 48 आपका आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, यदि a बटे बी बराबर 7/9, बी बटे सी बराबर 3:5,
तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है, अनुपात ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बटे बी, तो ए बटे बी का मतलब ए अनुपात बी का मान दिया जी आपको, ए अनुपात बी कितना, 7 अनुपात में 9। इधर बी बटे सी मतलब बी अनुपात में सी कितना दिया है, 3 अनुपात में 5। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी मतलब तीनों को एक ही क्रम में लाना है। तो इसके लिए सीधा सा वो ये कि इनमें ये देखें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखें तो बी है, लेकिन बी का मान कॉमन नहीं है, इधर बी का मान 9 है और इधर बी का मान 3 है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनका क्रॉस गुणा कर लें जैसे अभी कर रहे थे, या दूसरा देखो यहाँ पर जैसे 9 है तो 3 को आप 9 बना सकते हो, मतलब इस पूरे में 3 का गुणा कर दें हम, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो बी का मान इधर तो 9 है ही, इधर भी 9 बन जाएगा तो भी काम हो जाएगा इस वाले में। और ज्यादा दिक्कत आए तो आप तो बी का क्रॉस गुणा कर देना जैसा पिछली में किया था। ठीक है, तो देखें इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 और 3 5 15, यहीं से आ जाएगा आपका आंसर। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का मान 7 है ही, बी का मान 9, ठीक है दोनों में ये हुआ है 9, और सी का मान कितना बन गया यहाँ पर 15। तो 7 अनुपात 9 अनुपात 15, तो 7 9 15 मतलब ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है कि दो लंब भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 5 है, भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है, तो समकोण त्रिभुज जैसे मैं यहाँ पर बना लूं, ये हमने क्या बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, अब इसमें जैसे बता रहा है कि दो भुजाओं का जो अनुपात है, लंब भुजाओं का अनुपात वो कितना है, 12 अनुपात 5 है। जैसे यहाँ पर क्या है, नीचे वाली भुजा यदि आप 12 मान लो तो ये वाली भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरी भुजा यहाँ पर कर्ण आपको पता नहीं है। ठीक है, पहले तो आपको यही है यहाँ पर। ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई चाहिए तो कर्ण पता नहीं है, तो हम जैसे इसको 5x मान लिया, इसको 12x मान लिया, और अब ये पता नहीं है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, बड़ी वाली भुजा मतलब AC का वर्ग, बराबर लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग, और प्लस आधार का वर्ग मतलब नीचे वाली भुजा मतलब AB का वर्ग। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर आपको अभी पता नहीं है। बराबर में देखें, BC का वर्ग मतलब यहाँ पर 5x का वर्ग यानी कितने हो जाएंगे, 25x वर्ग, प्लस AB का वर्ग मतलब 12x का वर्ग, तो 12 12 144 एक्स पर। ठीक है, तो AC वर्ग बराबर में कितने हुआ, यहाँ पर देखो 25 और 144 मतलब कितने, 169x का वर्ग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर AC वर्ग बराबर है, तो AC बराबर तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो देखें यहाँ पर 169 का वर्गमूल मतलब 13 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल मतलब x, यानी इसका जो कर्ण है वो कितनी यहाँ पर 13x है। यानी इसकी तीन भुजा है 5x 12x और 13x, लेकिन अभी हमारी भुजाओं की लंबाई तो नहीं निकली। अब इसने दिया है कि इसका जो परिमाप है वो कितना है, यहाँ पर 120 है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, पर किसी भी त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है। मतलब यहाँ पर AB प्लस BC और प्लस AC, इन तीनों भुजाओं का जो योग है वो बराबर आपको कितना दिया है, 120 दिया है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो AB मतलब 12, BC मतलब 5 और AC मतलब 13, तो 12 और 5 17 और 13 30, तो इन तीनों को प्लस करोगे तो कितने आएंगे, 30x बराबर कितने, 120। मतलब x बराबर तो 120 और भागित कितना, 30, 30 से भाग दे तो 30 चौको 120 4, तो x बराबर 4 आ गए। लेकिन हमसे भुजाएं पूछा है, तो भुजाएं अपन ने क्या मान रखी है वो आप निकाल दो। जैसे यहाँ पर पहले भुजा ए बी है, तो ए बी बराबर आपने 12x, तो x मतलब 4, तो 12 चौको 48, तो एक भुजा तो क्या हुई 48 हुई इसकी। ठीक है, दूसरी भुजा जैसे BC है, तो BC बराबर कितना है, 5x है, तो 5 और x मतलब आपने क्या निकाला, 4 निकाला, मतलब 4 पंचे 20, दूसरी भुजा 20 हो गई। ठीक है, तीसरी भुजा यहाँ पर बड़ी वाली मतलब AC बराबर क्या है, तो यहाँ पर 13x है, तो 13 और x मतलब यहाँ पर आपने क्या निकाला था, 4 निकाला था, तो 13 गुणा 4 मतलब 13 चौको 52, तो 52 48 20
इसमें देख लें कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो गया। अगला प्रश्न है, 27 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसकी पत्नी की वर्तमान आयु की आधी थी। 27 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु पत्नी की वर्तमान आयु की आधी थी। उनकी वर्तमान आयु का युग 90 वर्ष है। आदमी और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है जी, हमसे पूछा है। तो पहले तो देखो, उनकी वर्तमान आयु का जो युग है वो कितना है, 90 है। तो ऑप्शन में युग 90 देखें तो चारों में ही ऑप्शन में 90 युग आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से निकालना तो थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया है, 27 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसकी पत्नी की वर्तमान आयु की आधी थी। मतलब पत्नी की वर्तमान आयु में से यदि 27 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या है, पर तो 27 यदि वर्तमान, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति की वर्तमान आयु में से यदि 27 घटाते हैं तो पत्नी की आयु की आधी हो जाती है। सीधा सा यही है कि 27 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसकी पत्नी की वर्तमान आयु की आधी थी। मतलब व्यक्ति की आयु में से यदि आप 27 घटाते हो तो पत्नी की आयु की आधी रह जाती है। तो यहीं से देख लो, जैसे 48 में से 27 घटाएंगे 21, तो 21 जो है 42 के आधे हैं। इसका मतलब ऑप्शन यही है। इसमें से देख लो, जैसे यहाँ पर क्या है, 52 में से 27 यदि आप घटाते तो 25 आते हैं। जो 25 38 के आधे तो नहीं है, क्योंकि पहली व्यक्ति की आयु और दूसरी पत्नी की आयु है, क्योंकि उसी क्रम में चल रहा है। 54 में से 27 घटाएंगे तो 27 बचेंगे, और 27 जो है 36 के आधे नहीं होते। दूसरी संख्या का आधा होना चाहिए 27 घटाने पर, तो और वो ऑप्शन अपना कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा इसका। ठीक है, देखें अगला प्रश्न दिया है, एक्स प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान चाहिए। तो जब भी आपको इस प्रकार x प्लस 1/x का मान दे और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान पूछे, तो सीधा सा आप जो भी नंबर दिए, मतलब n स्क्वायर माइनस 2 कर दिया करें। मतलब सामने जो नंबर दिए है उसका वर्ग कर दो, और वर्ग करके 2 घटा दो, तो आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। जैसे 5 है तो 5 का वर्ग और माइनस 2, 5 का वर्ग यानी कितना होता है 25, और माइनस कितने 2, 25 में से 2 घटाएंगे यानी कितने आ जाएंगे 23 आ जाएंगे। मतलब ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या दिया है, 9 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 फिर बटे, जो पूरे के बटे में है 9 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा 7 प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। तो इस प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हम लिख देते हैं। ये फॉर्मूले कुछ जो है वो नोट करते चले अपनी डायरी में, और ये फॉर्मूले मुख्य हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखें यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू और बटे में ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार इस फॉर्मेट में यदि कोई संख्या दे रखी है, चाहे वो किसी भी, कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो, तो बराबर आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखो ए की जगह 9 है और बी की जगह पर 7 है, और पूरा का पूरा यही फॉर्मेट है। यानी ए माइनस बी, तो ए की जगह 9 और बी की जगह पर 7। जब भी इस प्रकार का आए तो 9 माइनस 7 मतलब 2, यानी ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। सीधा सा ध्यान रखना, जब भी ए क्यू बी क्यू में इस तरह का आए तो प्लस होता है, दोनों ए क्यू और बी क्यू के बीच में प्लस है तो उन दोनों संख्याओं का प्लस हो जाता है, और ए क्यू और बी क्यू के बीच में यदि माइनस है तो उन दोनों संख्याओं का माइनस करके ही डायरेक्ट उत्तर रख दो, और पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि पूरी कैलकुलेशन करके भी जाओगे, पूरा वर्ग प्लस माइनस गुणा भाग करोगे, तो भी आंसर वही मिलना, लेकिन उससे बढ़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट में आते हैं। तो ए क्यू और बी क्यू के बीच में माइनस दिया तो दोनों संख्याओं का माइनस कर दें, मतलब घटा कर रख दें, और दोनों संख्याओं के बीच में यदि प्लस दिया है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर रख दो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन डी। देखें अगला प्रश्न है, रूट 4624 के बराबर है। ठीक है, मतलब 4624 का वर्गमूल चाहिए, रूट यहाँ पर दे रखा है। तो अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं कि आप करके ही डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 तो बनेगा। जैसे 4 24 है, 24 इकाई अंक 4 है, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 16 में तो इकाई अंक 4 नहीं होता है।
यहाँ पर देखो 23 है, 23 का इकाई अंक 3 है, तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 भी यहाँ पर लास्ट में नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो 8 है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, और 64 का इकाई अंक 4 होता है। मतलब ऑप्शन सी आंसर आपका देखते ही बन जाएगा। और फिर भी यदि आपको करना है तो यहाँ से देख लें, इस तरह से करके देख लें, 46 24 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको यहाँ पर हम गुणनखंड करें। पहले किससे भाग जा रहा है, इसमें 2 का, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर दोबारा देखें, यहाँ पर दोबारा भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक बचा, 2 5 10 और 2 6 12। ठीक है, फिर दोबारा देखें किसका भाग जा रहा है, 2 का, 2 5 10, एक बचा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर दोबारा देखें, यहाँ पर 2 का भाग फिर जा रहा है, तो 2 का देंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब 289 में किसका भाग जाता है, 17 का जाता है, 17 एकम 17 और 17 सत्तर 119, मतलब 17 आ जाएंगे, और 17 का फिर देंगे तो 17 एकम 17। अब इनका हमको क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए, तो दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा बन जाएगा 2 का, तो यहाँ पर 1 2 का जाएगा। फिर देखें, यहाँ पर एक जोड़ा और बन गया। ठीक है, तो एक जोड़ा, ये 2 का और ले लो, और एक जोड़ा 17 का बन जाएगा, तो एक यहाँ पर क्या 17 ले लेंगे। ठीक है, वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाते हैं, इनका गुणा कर दो, 17 दूनी 34 दूनी 68, मतलब आपका आंसर कितना जाएगा, 68 आ जाएगा। और वैसे भी हम बता रहे थे कि वर्गमूल है तो इनका वर्ग करने पर इकाई अंक तो देना ही चाहिए, तो ऑप्शन से आप वैसे भी अनुमान लगा लेते, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी उसमें। देखें, अगला प्रश्न है, 91 डिग्री मापने वाला कोण है। ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण और समकोण। तो इनके बारे में सभी में समझ लो। न्यून कोण वो होता है जिसका जो मान होता है 90 डिग्री से कम होता है, वो कौन सा होता है, न्यून कोण होता है। दूसरा होता है यहाँ पर अधिक कोण, तो अधिक कोण वो होता है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, उसको अधिक कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से कम यदि है तो न्यून कोण है, और 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण है। और प्रतिवर्ती कोण, तो ऐसा यहाँ पर क्या है, प्रतिवर्ती जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री से अधिक। ठीक है, 180 डिग्री से अधिक यदि दे रखा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। समकोण क्या बोलेंगे, तो 90 डिग्री को आप क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। अब यहाँ पर तो ये 91, तो 91 तो 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा, यानी अधिक कोण आंसर आपका होगा। ठीक है, देखें, अगला प्रश्न है, प्रत्येक संख्या 2 7 10 25 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वे समानुपाती हो सकें। तो इसको करने के दो तरीके अपन करेंगे, एक तो ऑप्शन से कर लो और एक इसको कैलकुलेशन से करो। तो पहले ऑप्शन से देखें, तो कौन सी संख्या जोड़ें, जैसे यहाँ पर 2 और 7 में, यहाँ पर जैसे पहले ऑप्शन 2 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और इसी तरह से बराबर में देखो, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएंगे। अब इन्हें काट के देखो, जैसे यहाँ पर क्या 3 से काटेंगे, तीन को 12 और 3 9 27, तो देखो इधर भी 4/9 है, उधर भी 4/9 है, तो इसका मतलब ऑप्शन यही आंसर बन जाएगा आपका। और भी जोड़ कर देख सकते हो, वो उनका मान बराबर नहीं आएगा, जिसका मान दोनों साइड बराबर आ जाए, जोड़ के अनुपात बनाए और दो दो के, और उनका यदि अनुपात बराबर आ जाए तो है, जैसे 3 है, तो 3 यदि जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएंगे, और 10 में 3 जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे। इधर यहाँ पर क्या 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे। तो ये तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इधर 1/2 आए, इधर 13/28 आए, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन बी तो नहीं बनेगा। इसी प्रकार अपन चारों ऑप्शन रख के देख लो, ऑप्शन आपका कौन सा बन गया, ए आपका आंसर सही बनेगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर आए। दूसरा तरीका इसको कैलकुलेशन करने का है, तो कैलकुलेशन करके भी देख लो आप। देखें, तो दूसरा तरीका क्या है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े, तो हमने जैसा मान लिया एक्स जोड़े, तो 2 में भी एक्स जोड़ो, और बटे में यहाँ पर 7 में भी एक्स जोड़ो, तो 7 प्लस एक्स बराबर 10 में भी एक्स जोड़ो, और बटे में 25 में भी एक्स जोड़ो। ठीक है, अब इसको हल करें, तो हल करेंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो 2 प्लस एक्स का इधर करेंगे, तो पहले 2 का इन दोनों से करें, तो 2 का 25 से करेंगे तो 50, प्लस 2 का x से करेंगे तो 2x। ठीक है, फिर x का करेंगे तो x का 25 से करेंगे तो 25x,
और x का x से करेंगे तो x का वर्ग, फिर बराबर। अब इनका इधर करेंगे तो पहले 7 का करो तो 7 का 10 से करेंगे 70, 7 का x से करेंगे 7x, ठीक है। फिर प्लस अब x का करो तो x का 10 से करेंगे तो 10x, और x का x से करेंगे तो x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट जाएगा, क्योंकि चाहे तो लेफ्ट वाले को राइट में ले आए, चाहे राइट वाले को लेफ्ट में ले आए, तो प्लस है तो -1 है। अब इधर देखें क्या बचा आपके पास, 25 और 2 27x यहाँ पर आपका बच गया, ठीक है। कितना बच गया यहाँ पर 27x, और प्लस में यहाँ पर क्या है 50, बराबर में कितनी है 10 और 7 17, एक्स और प्लस में 70, ठीक है। अब देखो 27 17 को उधर लाएंगे माइनस को जाएंगे तो 27 में से 10 कम करेंगे 17 कम करेंगे 10 एक्स बच जाएंगे, और 50 उधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे तो 70 में से 50 कम करेंगे तो 20 बच जाएंगे। तो 10x बराबर 20 है तो x बराबर 10 दूनी 20, मतलब x बराबर 2। तो वैसे भी आंसर आपका 2 आया था और ऐसे भी आंसर आपका 2 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है शब्द पाठक्रम, शब्द पाठचर्या किस भाषा से लिया गया है। तो शब्द पाठचर्या जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, ये आपका कुछ याद करने वाली चीज है, ठीक है। पाठचर्या किस भाषा से ली गई, तो पाठचर्या यहाँ पर लैटिन भाषा से लिया गया। पाठचर्या और पाठक्रम में अंतर होता है। पाठक्रम मतलब केवल सिलेबस है जो शिक्षण के लिए है, और पाठचर्या का मतलब ये है कि स्कूल में कराई जाने वाली समस्त गतिविधियां और पाठक्रम पूरा का पूरा जो होता है वो कहलाता है पाठचर्या। मतलब पाठक्रम के साथ साथ अन्य जो गतिविधियों को यदि आप मिला दें सुबह से शाम तक की, तो वो सभी क्या मिलकर क्या कहलाती है, पाठचर्या कहलाती है। तो पाठचर्या किस भाषा का शब्द है, तो पाठचर्या लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कक्षा 3 में एक शिक्षक करके सीखने की पद्धति लर्निंग बाय डूइंग मेथड का अनुसरण करके दशमलव का युग सिखाता है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी रहेगी। तो पहला है अबेकस, दूसरा है नेपियर विधि, तीसरा है चार्ट, और चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो इसके लिए सबसे जो उपयुक्त विधि रहेगी वो कौन सी रहेगी, अबेकस रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अबेकस जो होता है एक व्यवहारिक शिक्षण उपकरण है, जिसमें छात्र क्या है जो अबेकस में मोती होती हैं उन मोतियों को खिसकाकर स्थानीय मान और दशमलव योग, यहाँ पर ध्यान रखना, इससे क्या क्या सीख सकते हैं यहाँ पर दशमलव, दशमलव और यहाँ पर स्थानीय मान, इनके द्वारा यहाँ पर छोटे बच्चों को दशमलव और स्थानीय मान का युग, स्थानीय मान का पता ज्ञान कराना और दशमलवों का योग बुक है अबेकस की सहायता से सिखाया जाता है। दूसरा जैसे नेपियर विधि है, तो नेपियर के बारे में भी थोड़ा समझ लें। नेपियर जो होता है वो मुख्यतः यहाँ पर क्या गुणा भाग के लिए है, और गुणा भाग के क्लास थर्ड के बच्चों के लिए तो नहीं करना है अपन को, ठीक है। गुणा भाग के लिए यहाँ पर क्लास थर्ड में तो नहीं सिखाना है। तो यहाँ पर गुणा भाग है नेपियर विधि जो होती है वो मुख्य रूप से गुणा और भाग की प्रक्रियाओं के लिए उपयोग इसका किया जाता है। चार्ट, तो चार्ट आप देखते हो क्या जो यहाँ पर क्या चार्ट अपने के लगा होता है, तो उसको तो केवल देखने की मतलब एक दृश्य सामग्री है, ये करके सीखने का तो है ही नहीं है। चार्ट देखें तो इसमें क्योंकि क्या है करके सीखने की पद्धति, तो चार्ट में करके देखना तो है ही नहीं, इसमें तो क्या है देखना होता है, मतलब दृश्य सामग्री है, ठीक है। करके नहीं सीखते बल्कि केवल देखते हैं, इसलिए ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा है अपना आंसर, एबेकस। लेकिन इसका ध्यान रखना नेपियर विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, गुणा व भाग को भाग सिखाने के लिए नेपियर विधि का प्रयोग किया जाता है। चार्ट करके सीखने के लिए नहीं है, चार्ट है दृश्य सामग्री है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और एबेकस का प्रयोग दशमलव संख्याओं का योग और स्थानीय मानों की समझ विकसित करने के लिए किया जाता है छोटी कक्षाओं के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है नैदानिक परीक्षणों का महत्व है शिक्षण में, परामर्श और मार्गदर्शन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, और दिए गए सभी विकल्प कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, दिए गए सभी विकल्प, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नैदानिक परीक्षण होता क्या है, तो नैदानिक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को सीखने की कमजोरी, कठिनाइयों और अंतरालों की पहचान करना। छात्र के क्या सीखने की कमजोरी क्या है, उसको क्या क्या कठिनाइयां हैं, और उसकी क्या अंतराल हैं, तो उसके यदि कुछ कम सीख पा रहा है तो उसकी पहचान करना नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। इसके यदि हम यहाँ पर उपयोग देखें तो यह शिक्षण शिक्षक को
शिक्षण विधियों में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो क्या है, शिक्षण विधियों को सुधार करने में मदद करता है। दूसरा, छात्र को सही सलाह देने में भी ये सहायता करता है। तीसरा देखें, कठिनाई वाले क्षेत्रों को सुधारने के लिए योजना बनाने में भी है यहाँ पर क्या मदद करता है, मतलब उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में, क्योंकि कठिनाई वाले क्षेत्रों को सुधार करने के लिए योजना बनाना वही उपचारात्मक शिक्षण है। इसलिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन इसके कैसे हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से कौन सा गणित की पाठचर्या एवं निर्माण का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास के साथ सिद्धांत की अखंडता, इकाई का सिद्धांत, बाल केंद्रित न होना, जीवन की तैयारी का सिद्धांत। तो बाल केंद्रित न होना ये क्या है, गणित के पाठचर्या और निर्माण का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बाल केंद्रित होना तो आवश्यक ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या आधुनिक और प्रभावी शिक्षा शास्त्र के अनुसार यदि हम देखें तो पाठ्यक्रम हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, जहाँ पे छात्र की आवश्यकता, रुचि और क्षमताओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये तो मुख्य ये कि यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम पाठचर्या बाल केंद्रित ही होना चाहिए। लेकिन इसमें ना दिया है तो इसका मतलब जी वाला सिद्धांत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय गणित का एक भाग है? भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, अर्थशास्त्र और वाणिज्य। तो जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि भूगोल भी गणित का ही भाग है, अर्थशास्त्र भी गणित का ही भाग है और वाणिज्य भी क्या है, गणित का ही भाग है। तो ऑप्शन डी आंसर इसका सही बनेगा। अगला प्रश्न है, 36 महीने से 18 सही 1/3 वर्ष का अनुपात क्या हुआ? 8 सही 1/3 वर्ष का अनुपात क्या हुआ? 36 महीने और 8 सही 1/3 वर्ष का अनुपात चाहिए। तो देखें यहाँ पर 36 और अनुपात में, अब 8 सही 1/3 है तो इनको पहले सही बटा में यहाँ पर तोड़ लें। जैसे 8 सही 1/3 है तो 3 का पहले गुणा करें, 8 की 24 और जो आए उसमें यहाँ पर प्लस कर दें, 8 की 24 और 1 25, तो ये कितना आएगा, 25/3 होगा। अब इनको क्या करना है, वर्ष में दे रखा है तो इनको क्या करेंगे, महीने में बदलेंगे। और एक वर्ष में आप जानते हो कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 3 चौको 12 यानी कितने, 25 गुणा 4 100। तो 36 अनुपात में 100, 36 महीने और 8 से 1/3 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 100 महीने। तो 36 अनुपात 100, कट रहा है तो काट दो। किससे कट रहा है, यहाँ पर 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे 4 नाम 36 और 4 से काटेंगे तो 25। ठीक है, यानी 9:25, यानी ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, 99 पैसे से 3.96 रुपए का अनुपात क्या हुआ? तो अनुपात बनाने के लिए समान यूनिट चाहिए। जैसे इधर पैसे हैं 99, तो यहाँ पर जो 3.96 दे रखे हैं इनको भी पैसे में बदलेंगे। तो पैसे में बदलेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगी, मतलब 396 पैसे ही हो जाएंगे। तो 99 अनुपात में 396। ठीक है, अब कट रहा है तो काट दो, 9 से कट रहा है तो 9 एकम 9 और 9 से इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या, 9 चौको 36, कितने बचे, 3 बचे, 9 चौको 36। अब 11 और 44 बचे तो 11 आस पर कट रहा है, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, यानी कितने बने यहाँ पर, 1:4 और 1:4, मतलब ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2x³ प्लस 2x² माइनस 3kx-12 को x -3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल k होता है। k का मान क्या होगा? तो देखो x -3 से विभाजित कर रहा है तो x -3 से विभाजित कर रहा है तो x -3 को 0 के बराबर लिख लो पहले। तो इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर x बराबर में 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पूरे यहाँ पर बहुपद में x की जगह पर 3 लिख दूं तो बराबर शेषफल यानी कि बराबर में k आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह 3 लिखें, जैसे यहाँ पर क्या दिया 2 और x³ 3, मतलब 3 की पावर 3 यानी कितने होते हैं, 27। फिर प्लस, तो प्लस लगा दो 2 और x का वर्ग, तो वर्ग मतलब 3 का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9। फिर माइनस, फिर 3 के और x मतलब 3 और -12 और बराबर शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल उसने कितना दिया है, के दिया है, तो बराबर में किया जाएगा। अब इनको सॉल्व कर दो, देखो 27 से गुणा 2 से करेंगे तो 27 दूनी 54 हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाओ, 9 का गुणा 2 से करें 9 दूनी 18
ठीक है। फिर माइनस 3 का 3 से करेंगे, 3 3 9 के, और माइनस में 12 और बराबर में के। अब देखें के वाली संख्याओं को एक साइड कर लो, तो देखें यहाँ पर जो 9 है, -9 है, ठीक है, और के को इधर लाएंगे तो माइनस का के हो जाएगा। बाकी जो संख्या बची जैसे 54, 18 और 12, ठीक है, तो 54 में 18 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएंगे, और माइनस के 12 हैं तो 72 में से 12 कम करेंगे 60 आ जाएंगे, और प्लस के 60 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 60 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 9 के और 1 के माइनस के ही हैं दोनों, इसलिए माइनस के 10 के हो गए, और बराबर माइनस के 6, 60। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो के बराबर कितना मिल गया आपको, 6 मिल गया, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षक का कार्य है शिक्षण, बजट बनाना, विभागीय कार्य, या सीखना और सिखाना। तो गणित शिक्षक का जो कार्य है वो है सीखना और सिखाना। वैसे भी यदि हम देखें तो शिक्षण जो होता है वो एक तरफा सूचना देना नहीं है। एक प्रभावी गणित शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाना है। तो सीखना और सिखाना जो होता है वो शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गणित का एक प्रमुख शैक्षिक मूल्य नहीं है। गणित का प्रमुख शैक्षिक मूल्य नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या दिया, नहीं दिया है। तो पहला है उपयोगितावादी मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और अतार्किकता। तो यही यहाँ पर गणित का शैक्षिक मूल्य नहीं है, क्योंकि गणित जो होता है पूरी तरह तर्क पर आधारित होता है, और पूरी तरह तर्क पर आधारित होता है तो इसका मतलब अतार्किकता गणित का शैक्षिक मूल्य नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी अपना आंसर सही बनेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 का एक बच्चा 482 को 482 के रूप में पढ़ता है। पढ़ता मतलब 482 लिखा है, तो उसको पढ़ तो सही रहा है 482, लेकिन इसे भाई लिख इस तरह से रहा है, 400 अलग दिया, 82 अलग दिया, लिख दिया। यह एक शिक्षक के लिए क्या दर्शाता है, मतलब यहाँ पर भाई किस प्रकार की गलती कर रहा है, उसको किस प्रकार की समझ नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है, बच्चा कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं करता है और एक लापरवाह श्रोता है। तो ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 482 को 482 सही बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने सुना तो सही है और समझा भी है। लेकिन दूसरा है, बच्चा एक सावधान श्रोता है लेकिन स्थानीय मूल्य की धारणा स्थापित नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी अपना सही है, क्योंकि जब वह सुन रहा है, उसको सही बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई सावधान श्रोता तो है लेकिन लिख सही नहीं पा रहा है, और लिख नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको स्थानीय मान की समझ नहीं है यहाँ पर, जबकि श्रोता भाई सावधान है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर इसका सही बनेगा उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में गणितीय प्रतीकों का कौन सा क्रम स्टार को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, जैसे 8 स्टार 5 स्टार 9 स्टार 31। जैसे ऑप्शन ए है तो माइनस गुणा बराबर, जैसे यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर स्टार की जगह पहला माइनस रखो, फिर 5 है, फिर स्टार मतलब फिर यहाँ पर क्या गुणा लिखो, फिर क्या 9 है, फिर स्टार मतलब फिर यहाँ पर कितना बराबर, और बराबर 31। अब इनको देखें कि इनको सॉल्व करने पर बराबर 31 आ रहे हैं, तो पहले क्या है, गुणा और माइनस में पहले गुणा करोगे तो 9 का 45 में गुणा करोगे तो कितने, 9 का 5 में गुणा करेंगे 45, और माइनस 8 में से, तो 8 में से 45 माइनस करेंगे तो माइनस के 37 आएंगे, 31 नहीं आएंगे, मतलब ऑप्शन ए तो इसका आंसर सही नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन बी है, तो पहले माइनस और फिर बराबर, मतलब यहाँ पर क्या आएगा कि 8 माइनस 5 और फिर बराबर, फिर क्या है 9, ठीक है, और फिर क्या आएगा गुणा 31। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि 8 में से 5 कम करेंगे 3 आएगा, और 9 का गुणा 31 से करेंगे तो बड़ी संख्या आ गई, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। फिर ऑप्शन सी देखें, जैसे ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि 8 पहले संख्या लिखे, फिर स्टार की जगह पर बराबर लिख दो। ठीक है, कितने हैं 5, फिर स्टार, तो स्टार की जगह फिर अगला गुणा आएगा। ठीक है, कितने यहाँ पर 9, फिर स्टार मतलब माइनस, और कितने 31। अब इनको देखो यहाँ पर 8, यहाँ पर
5 गुणा 9 45, और 45 में से 31 कम करेंगे तो यहाँ पर 14 आएंगे, 8 नहीं आएंगे, मतलब दोनों साइड बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर सही है। देख भी सकते हैं, जैसे 8 फिर स्टार, तो स्टार की जगह पहले गुणा, फिर कितनी है 5, फिर दोबारा स्टार तो दूसरा चिन्ह क्या आएगा माइनस का, कितना 9, फिर बराबर, तो बराबर क्या है अगला 31। तो देखें पहले 8 पंच 40, और 40 में से 9 कम करेंगे तो 31 इधर आ जाएगा, तो 31 बराबर 31, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षकों के राज्य प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या है। राज्य प्रमाणन मतलब यहाँ पर क्या है, स्टेट सर्टिफिकेट यानी टेट परीक्षा से अपना है। यहाँ पर क्या है, पहला जैसा है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करें, तो ये तो नहीं है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी करें। दूसरा है पूरे राज्य में प्रवेश स्तर की शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करना। तीसरा है उन लोगों को पेशे से बाहर करें जिन्हें शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित नहीं किया गया है। चौथा है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें पेशे से बाहर करना। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन सही है, क्यों राज्य स्तर पर शिक्षकों का टेट आदि का मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि राज्य के सभी विद्यालयों में पढ़ाने वाले नए शिक्षकों में एक निश्चित न्यूनतम और समान मानक की योग्यता उपलब्ध होगी। ठीक है, एक निश्चित न्यूनतम और समान मानक की यहाँ पर क्या है योग्यता उनमें हो, इसके लिए यहाँ पर क्या है पूरे राज्य में प्रवेश स्तर की परीक्षा मतलब टेट का आयोजन किया जाता है। यहाँ तो टेट जो है वो यहाँ पर है, मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर सही बनेगा। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकार हैं। किलपैट्रिक के यदि हम प्रोजेक्ट का यदि देखें, प्रोजेक्ट प्रणाली देखें, तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया था। पहले तो आप दिमाग में जी बसा लें कि यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली जो के प्रकार क्या है, किसके अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार। अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, वैसे यदि हम देखें तो यहाँ पर किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली के 4 प्रकार बताए, यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है। और 4 प्रकार कौन कौन से बताएं वो भी आप देख लें। जैसे प्रोजेक्ट प्रणाली का किलपैट्रिक के अनुसार जो पहला यहाँ पर क्या प्रकार है वो है उत्पादनात्मक। ठीक है, उत्पादनात्मक, ये यहाँ पर पहला प्रकार है प्रोजेक्ट। दूसरा जो प्रकार है वो है उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है, उपभोक्ता प्रकार है। ठीक है, और तीसरा जो प्रकार है वो है समस्यात्मक प्रोजेक्ट। क्या है, समस्यात्मक प्रोजेक्ट। ठीक है, और चौथा जो प्रकार है वो है अभ्यास, या अपन बोले कौशल आधारित प्रोजेक्ट, अभ्यास या कौशल आधारित प्रोजेक्ट। तो किलपैट्रिक ने 4 जो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया, और प्रोजेक्ट प्रणाली के उसने 4 प्रकार बताए, उत्पादनात्मक, उपभोक्ता, समस्यात्मक और अभ्यास या कौशल आधारित प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर कहीं से अपन को ऑप्शन में 4 इसने दिए नहीं है, तो जो आंसर शीट दे रखी है उसके अनुसार यदि हम देखें तो 5 यहाँ पर अटेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि हम सही पढ़ें बुक में से यदि आप पढ़ोगे तो 4 ही प्रकार मिलेंगे, और 4 प्रकार कौन कौन से ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, तो किलपैट्रिक ने किया था। कितने प्रकार, 4 प्रकार हैं। ठीक है, चारों प्रकार के नाम आपने हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है आईसीटी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जी क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा जाता है आईसीटी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने अपने छात्रों से निम्नलिखित अवधारणा मानचित्र को पूरा करने के लिए कहा। कक्षा में गतिविधि के साथ शिक्षक अवधारणा मानचित्र का उपयोग कर रहा है। तो अवधारणा मानचित्र का उपयोग कर रहा है, तो अवधारणा मानचित्र छात्रों को विभिन्न विचारों और विषयों के बीच संबंध को दृश्य रूप में समझने में मदद करता है। यह उनकी क्या है, दृश्य क्षमता को बढ़ाता है और पूरे जो पाठ है या इकाई है वो उसको एक दृष्टिकोण में समझ यहाँ पर प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है शिक्षार्थी की स्थानिक क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकि वह पूरी इकाई को समग्र रूप से देख सके। दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए। चौथा है तीसरा है प्रत्येक छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और चौथा है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए अपना सही है, शिक्षार्थी की स्थानिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि वह पूरी इकाई को समग्र रूप से देख सके। इसके लिए अवधारणा मानचित्र का उपयोग किया जाता है शिक्षक द्वारा। देखें अगला प्रश्न है, गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में शामिल है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, अनुमान, व्यापक अभ्यास, समाधान पर पहुंचने के लिए सुराग का उपयोग करना। तो समस्या समाधान में जो शामिल है गणित करने के लिए वो है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। जितनी ज्यादा गतिविधि हम करेंगे उसका दृष्टिकोण गणित के प्रति उतना ज्यादा व्यापक होगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर इसका सही है, ठीक है।